नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज यह 13वीं कड़ी है श्रृंखला की। अगर हम देखें तो लगातार हम 12 अध्याय कवर कर चुके हैं और इन 12 अध्यायों में हमने शुरुआत करी थी आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों से और वहां से आगे बढ़ते हुए हम अब आ चुके हैं 18वीं शताब्दी के समय में, जब बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य हैं उनका उदय हो रहा है। उस अध्याय में आ गए। ये अध्याय 4 में मिलेगा, यूनिट 2 के अंतर्गत, यानी कि जो भाग 2 है उस भाग 2 में अध्याय नंबर 4 है। उसी अध्याय 4 में हम इसको पढ़ रहे हैं लगातार और इसमें हम कई सारी किताबों का रेफरेंस ले रहे हैं। मुख्यतः हम स्पेक्ट्रम को जो रेफरेंस है उसके तौर पर लेकर के चल रहे हैं। अब इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं हर बार आपसे कहता हूं कि आपको सेशन के समय में किसी प्रकार की कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, कोई चीज़ समझाई जा रही है, उससे रिलेटेड कोई तथ्य आपको समझ में नहीं आया या कुछ भ्रम हो रहा है या फिर उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में अनुपूरक कोई प्रश्न बन रहा है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं, वहाँ से भी मैं ले लेता हूँ कई बार, लेकिन कई बार वहाँ से मिस हो जाता है। तो आप चैट के अलावा कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दिया करिए अपने प्रश्नों को। और आपने देखा होगा कि मैं आगामी जो सत्र होता है उसमें उन प्रश्नों को लेता हूँ और उन्हें हल करता हूँ। आज मैं प्रश्न नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आप देखेंगे लगातार मैंने बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य बने थे, तमाम सारे जो स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा। हैदराबाद के बाद अगर देखा जाए तो हमने बंगाल के बारे में पढ़ा है। बंगाल के बाद अगर हम देखें तो हमने अवध पढ़ रखा है, अवध राज्य का उदय, ठीक है। इसके बाद हमने मैसूर राज्य का उदय भी पढ़ा है। इसके अलावा हमने राजपूताना राज्य, ठीक है, जो राजपूताना राज्य है उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। पिछले सेशन में ही शायद पढ़ा था राजपूत राज्य। इसके अलावा हमने कुछ और छोटे मोटे शक्तियां जैसे कि जाट, है ना, इनके बारे में पढ़ा है। तो ये तमाम सारे क्रम को पूरा करते हुए जाट पढ़ा है। इसके अलावा पंजाब राज्य का उदय आपने पढ़ा है, पंजाब। इसके अलावा रुहेल पढ़े हैं हमने, रुहेल एवं बंगश जो राज्य थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इन सब क्रम को पूरा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं, आज हम मैसूर राज्य के अंतर्गत आज हम मराठा राज्य के अंतर्गत पहुंचने वाले हैं और आज के सेशन में हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे। और मराठों को जब हम पढ़ लेंगे तो हम यहां से लेकर के यहां तक हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्षेत्रीय शक्तियां, इनके उदय की कहानियां और इनके ब्रिटिशर्स के साथ में मर्ज हो जाने की कहानियां जो है हमने सुनी है और फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। आज हम इसी प्रकार से मराठों के उदय होने और फिर उसको भी धीरे धीरे करके हम ले जाएंगे किस क्रम की ओर, उस तरफ ले जाएंगे जिस तरफ हम ये कहेंगे कि इनको भी ब्रिटिशर्स के साथ मर्ज होना पड़ा। जो आपने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े हैं, उन आंग्ल मराठा युद्धों के पश्चात के परिणामों तक हम ले चलेंगे। और इतना करने के पश्चात आपको फिर हम ब्रिटिश जो आपका ये इतना तक कंप्लीट होने पर आपका ये चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 4 में इन क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बाद इस किताब में आप जाएंगे, उसमें तमाम सारी परिस्थितियां लिखी हैं, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, स्त्रियों की दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, तमाम सारी परिस्थितियां लिखी हुई हैं। उन्हें आप सेल्फ में भी गो थ्रू कर सकते हैं ये समझने के लिए कि वो समाज कैसा था। अब वो समाज समझ में आएगा आपको क्योंकि आपने इन शक्तियों के बारे में पढ़ रखा है। अगर आप पहले ही उनको पढ़ते तो शायद वहां कुछ प्रॉब्लम आपके समक्ष आ सकती थी। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट हो जाने के पश्चात, अध्याय 4 के कंप्लीट हो जाने के पश्चात, जो पिछले सेशन में आपके मन में डाउट्स थे और जो आज के सेशन में पढ़ेंगे या मराठों के बारे में जो आप पढ़ेंगे, इनके डाउट्स जो हैं ये हम इस अध्याय के अंत में लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अध्याय 4 शुरू करते समय मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न दिए थे जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित थे और 2 प्रश्न दिए थे जो कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न दिए थे
दोनों के हल मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तमाम सारे स्टूडेंट्स ने वो जो 2 प्रश्न पूछे थे मैंने मुख्य परीक्षा से संबंधित, फ्रांसीसियों से संबंधित वो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख करके हमें भेजे हैं। कुछ से कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ लोगों को अभी ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो उन सब को मैं आपको एक सेशन लेकर के आऊंगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। उसमें हम प्रश्न को ही रखेंगे, केवल प्रश्न सॉल्व करेंगे और फिर हम अध्याय 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये सुझाव कैसा लग रहा है आप लोगों को? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यानी कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको हम पढ़ाएंगे, बीच में आपको प्रश्न देंगे, प्रश्न देने में आपको हल करने का समय मिलेगा, फिर उसके बाद एक सेशन हम रखेंगे जिसमें हम उन दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। उस दिन हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आपकी सारी समस्या हल हो गई। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसी दिन हम जिस दिन प्रश्नोत्तर हल करा रहे होंगे उसी दिन हम इसको भी हल करा देंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। और आज के सत्र की जब हम शुरुआत करेंगे तो ये यूनिट 2 में जो भी चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। इसका जो पीडीएफ है वो आप इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, और टेलीग्राम यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब एक ही चीज है, चाहे आप लिंक के थ्रू जुड़ जाइए चाहे स्कैन के थ्रू। बाकी आप हमसे सोशल मीडिया में तो जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। इस यूनिट 2 में अब हम जो तमाम सारी जो भारत की स्थिति है उसमें भारत के मराठा राज्य और संघ के उदय के बारे में हम जानेंगे। यानी मराठा राज्य और मराठा संघ का जो उदय हो रहा है उसके बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस नक्शे के ऊपर नजर डाल लीजिए। इस नक्शे के ऊपर जब आप नजर डालेंगे तो इसमें ये जो नक्शा है मुख्य तौर पर ये शिवाजी के समय का जो राज्य है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देख सकते हैं आप, जितना भी ये लाइनिंग बना हुआ है ये सब शिवाजी के अंतर्गत आता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्याण, शिवनेर, पूना, सतारा, कोल्हापुर, धारवाड़ के पास का जगह है जो है ना, इधर बेल्लारी, विजयनगर का छोटा सा पार्ट, इधर कोलार वगैरह जो है ये सब, और इधर तंजौर जिंजी के पास में, ये सब शिवाजी के द्वारा कमाया गया राज्य है। और जिसमें मराठा एक राष्ट्र या संघ के रूप में या एक संगठन के रूप में समक्ष जो है वो आ रहा है देश के। इसके अलावा ये आप देखोगे आगे का चल करके मराठों का राज्य है ये पूरा का पूरा इलाका, ये वाला जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर ये मराठों का विजय जो है वो हासिल हो गया है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से अगर देखा जाए, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां जा रही हैं ऊपर, ये ऊपर नर्मदा नदी है ना, और ये इधर जो है ये आपका अरब सागर है। तो यदि अगर हम देखें तो मुगलों के पतन के पश्चात, ये दिखाना मुझे जरूरी क्यों हो गया था, उसका रीजन यही है कि भाई ये जो राज्य है मराठा ये कहां पर स्थित है और इससे संबंधित कुछ विशेष जगहें हैं जो अभी आगे की स्टोरी में कनेक्ट होने वाली हैं। उन जगहों में से आप देखिए ये सतारा है, ये नाम सतारा का लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये सतारा है, यहां पर ये कोल्हापुर है, एक सतारा ऊपर पड़ेगा उत्तर में और उसके दक्षिण में कोल्हापुर है। इनकी जगहों के नाम को याद रखेंगे आप। ये पूना है, ठीक है, ये शिवनेर दुर्ग यहीं पर है, ये शिवनेर है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा 1-2 प्रांत और हमको ध्यान रखने हैं, जैसे जिंजी, ये जिंजी जगह है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये पंजिम है, गोवा है, भटकल है, ठीक है, ये बंबई वाला इलाका है, सालसेट है, बसीन है, बसीन का भी जगह का नाम याद रखना आप, थोड़ा सा बसीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इधर चंदूर है, एलोर है, एलोरा है, ठीक है, ये सब जगहें आपको ध्यान रखनी है। ये कोलार है, यहाँ पर ये कोलार है, ये तो ये सब जगहें ध्यान रखनी, क्योंकि अभी आगे जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम फिर इस स्लाइड पे आएंगे, वहां पर आपको फिर से मैप दिखाएंगे और फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम मराठा राज्य के उदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मराठा राज्य के बारे में समझने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। स्वाभाविक सी बात है, फिर से वही बात कि मुगलों का विघटन जब हुआ, यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो 17वीं शताब्दी जो है वो खत्म हो रही है, 18वीं शताब्दी शुरू हो रही है। तमाम सारे जो महत्वाकांक्षी सरदार हैं उन्होंने कमजोर मराठा शक्तियों का, ये कमजोर मराठा जो शासक हैं उनका लाभ उठाया, या यूं कह सकते हैं कि कमजोर मराठा नहीं, कमजोर मुगलों का जो है इन्होंने लाभ उठाया, और लाभ उठा करके
मराठा राज्य को जो है एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। उन्हीं में से तमाम सारी जो शक्तियां हैं वो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं और आज हम मराठा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये मराठों का भी महत्वपूर्ण जो उदय हमको देखने को मिलता है वो इसी वजह से देखने को मिल जाता है क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई ऐसी शक्तिशाली साम्राज्य बना नहीं या राजा सम्राट बना नहीं जो मुगलों को सुरक्षित रख सकता था या एकता में बांध सकता था। बहरहाल मराठा की अगर हम बात करें तो मराठा जो है इस शक्ति का उदय महाराष्ट्र में हुआ है। मराठा राठ या राठा शब्द से बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र है ये राज्य क्षेत्र जो आप देखते हैं ये इनका राज्य क्षेत्र रहा है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का आपको जो देखने को मिलता है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम भारत की तरफ, ये दक्षिण पश्चिम भारत हो गया, ये दक्षिण हिस्सा है और ये पश्चिम हिस्सा है, ये दक्षिण हिस्सा है और ये पूर्व हिस्सा है। तो दक्षिण पूर्व की बात नहीं हो रही है, दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है। तो दक्षिण पश्चिम में भारत का ऐसा भाग जो पश्चिम में अगर हम देखें तो अरब सागर है, ये पूरा का पूरा ये सब क्या है, अरब सागर है। तो पश्चिम में अरब सागर से अगर देखा जाए तो ये सीमाएं इसकी लगती हैं, ये समस्त सीमाएं जो आप देख रहे हैं ये सब अरब सागर से ही कनेक्ट हो रही हैं। और अरब सागर से लेकर के उत्तर में अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी मैंने आपको बताई है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये सतपुड़ा की पहाड़ी तक उत्तर में इनकी रेंज जो है ये फैली हुई है। ये अगर आप देखोगे तो उत्तर में कहां तक है, उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियों तक, ठीक है। ये उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों तक फैले हुए सतपुड़ा हिल्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। एक तरीके से सतपुड़ा की पहाड़ियां उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करती हुई नजर आती हैं। अब वर्तमान समय में देखें, जो आप आधुनिक मुंबई का हिस्सा देखते हैं, कोंकण का हिस्सा देखते हैं, खानदेश का हिस्सा देखते हैं, बरार का हिस्सा देखते हैं, मध्य भारत का थोड़ा सा हिस्सा है, हैदराबाद राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा जो है, ये सब मिला करके आपका आधुनिक महाराष्ट्र बनता है, ठीक है। ये आप यहां पर देखोगे, ये शोलापुर, बीदर, ये बीदर जगह है, ये थोड़ा सा जगह आपको ये आपका जो हैदराबाद रियासत है उसका देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा आपको बताया ना, ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा साम्राज्य आपको किसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है, ये मराठों के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी पूरे पूरे भाग को ही हम बोल रहे हैं मराठवाड़ा। इसी को ही उस समय महाराष्ट्र में इस पूरे के पूरे जगह को मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तमाम सारी जगहों पे आपने नाम सुना होगा मराठवाड़ा, तो यही मराठवाड़ा है। लेकिन मराठवाड़ा को अगर हम देखें तो अगर हम मराठों का जो पूरा जो साम्राज्य है, जो समय है, जो शासन है, उसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। अब 2 तरीके से कैसे डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 चरण हैं मराठों के 2 चरण। चरण मतलब भाग, पोर्शन है, पार्टीशन है उनके पूरे के पूरे टाइम के। एक पार्टीशन हमको मिलता है 17th सेंचुरी में या 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का, यानी कि लास्ट का, एट द लास्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजाराम, इन लोगों को आप देखते हैं। शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, एक शासन जो है आप लोगों को इनका दिखाई मतलब देता है, ये इनका काल कहलाता है, ये प्रथम चरण, ठीक है। इसको आप प्रथम चरण के रूप में देख सकते हैं, ये प्रथम चरण हो गया आपका। द्वितीय चरण में अगर आप देखोगे तो द्वितीय चरण में मुख्य रूप से जो दूसरा चरण है वो पेशवाओं के अधीन है। दूसरा चरण जो है वो किसके अधीन है, पेशवाओं के अधीन, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। ये 2 तरीके से हमको देखने को मिलता है। ये दूसरा चरण है इसका, ये प्रथम चरण है, इसको आप प्रथम चरण के रूप में देख सकते हैं, और ये आपका द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण। क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं
कि देखिए इसमें से शिवाजी हैं, संभाजी हैं, राजा राम हैं, इनके नाम अगर आप देखोगे तो ये सब छत्रपति के नाम से जाने जाते हैं। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो मराठों के दो चरणों में, एक तो आपका छत्रपति का समय, छत्रपति का शासन का समय का अर्थ ये हुआ कि जिसमें मूल शक्तियां जो हैं वो छत्रपति के पास में हैं और छत्रपति द्वारा ही पूरे राज्य को या जो साम्राज्य जो है उसके जितनी भी प्रशासनिक या राजनीतिक नीतियां हैं उसी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। लेकिन पेशवाओं के अधीन जब राज्य की हम बात करते हैं तो पेशवाओं के अधीन राज्य का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि उस समय छत्रपति नहीं, उसमें भी छत्रपति हैं, लेकिन छत्रपतियों की शक्तियां जो है वो नाम मात्र की रह जाती हैं। बालाजी बाजीराव का जब हम नाम लेंगे तो वहां से आप पेशवाओं की शक्तियों का उदय देखना शुरू करेंगे। और फिर पेशवा क्या है? पेशवा एक तरीके से मंत्री है। छत्रपति क्या है? मंत्री से ऊपर जो राजा है, राजा का जो मुख्यमंत्री है उसको हम लोग पेशवा बोल रहे हैं। तो आगे चल करके मुख्यमंत्री ही प्रमुख हो गया, फिर पेशवाई ही चलने लगी, उससे पहले छत्रपति। तो हम इन दो खंडों में इसका उदय जो है देख सकते हैं। ये दो खंड आपको समझ में आ गए? मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। अब मुगलों के पतन के पश्चात अगर देखा जाए तो एकदम से मराठा साम्राज्य बहुत तेजी से इतिहास के पन्नों में अपने अस्तित्व को प्रकट करता है। और यूं भी कह सकते हैं कि मुगलों का वो समय, जिस समय अकबर के बाद का जो मुगल का जो समय है, तो कई सारे लेखक हैं, इसमें से एक ग्रांडक करके एक लेखक हैं, उन्होंने बताया कि मराठों का आकस्मिक जो उदय है उसे हम आकस्मिक अग्निकांड की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब ऐसे मराठों का उदय हुआ है जैसे अचानक से कहीं आग जल उठी हो। तो ग्रांडक की ये बात जो है ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने इसके उदय के बहुत सारे कारण बताए कि मराठा साम्राज्य का उदय हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के उदय के कारण अब हम लोग देखेंगे। मराठा साम्राज्य के, मराठा उदय के कारण, या इनको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं, मराठा राज्य उदय के कारण। क्या कारण रहे होंगे उदय के, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब इनके उदय के कारणों के ऊपर हम व्याख्या करें तो सबसे पहला कारण जो हमको मिलता है वो है वो मराठवाड़ा जो जगह है उसका जो भौगोलिक जो स्वरूप है वो मराठों के उदय के लिए एक विशेष कारण बन करके आता है। आप कहेंगे सर भौगोलिक रूप जो है या भौगोलिक स्थिति जो है, महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसे इनके उदयों की कहानी को रिप्रेजेंट करती होगी? तो करती है भाई, कैसे करती है? महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसने यहां के जो निवासी हैं उनको एक विशेष चरित्र दिया है। एक विशेष प्रकार के चरित्र के लोग आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। कारण ये पहाड़ी इलाका है, तटीय इलाका है, पहाड़ी और तटीय इलाकों का समावेशन है। और इनके जो किले हुआ करते थे वो पहाड़ों पर स्थित किले होते थे। तो पहाड़ों पर जब स्थित इनके किले होते थे, पहाड़ों पर स्थित जो इनके किले हैं, अब अगर कोई उत्तर से इनके ऊपर, इन किलों के ऊपर आक्रमण करना चाहे तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात यहां होती थी। अगर उत्तर भारत से कोई आ रहा है, मैदानी भाग से, दिल्ली से कोई आ रहा है, अवध से कोई आ रहा है, बंगाल से कोई आ रहा है आक्रमण करने के लिए इनके ऊपर, तो इन आक्रमणकारियों का ये सामना बड़ी आसानी से कर लेते थे। तो जो उत्तरी या ऊंची ऊंची जो पथरीली जो भूमि है, इस भूमि का लाभ लेकर के, इन पथरीली भूमि का लाभ लेकर के, पथरीली ऊंची भूमि, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। और यहां इस भूमि का उपयोग करके जो मराठा शक्तियां होती थी, ये गुरिल्ला युद्ध को आसानी से, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है उसको आसानी से, जिसको छापामार युद्ध बोलते हैं, आप अचानक से एकदम से छुपे हैं झाड़ियों में, पहाड़ियों में, सेना आई, एकदम से टूट पड़े। अब जो सेना है वो घबरा जाती थी कि ये कहां से आक्रमण हो गया। उसका रीजन ये है कि जैसे मुगलों की हम बात कर रहे हैं,
अगर मुगल मराठों से श्रेष्ठ होना चाहते थे तो फिर उनके युद्ध नीति में ये जो गुरिल्ला युद्ध नीति है वो भी शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन वो शामिल नहीं थी। क्यों नहीं शामिल थी? क्योंकि मुगल जो थे वो खुले मैदान में लड़ने के आदी थे, अभ्यस्त थे, और शायद खुले प्लेन मैदान में अगर लड़ते तो शायद मुगलों को ज्यादा फायदा होता। लेकिन यहां आपको लड़ने आना होगा ना, मुगल क्यों जाएंगे? मुगलों के पास ये क्यों जाएंगे लड़ने? आपको विस्तार करना है, आप मराठों को हराना चाहते हैं, आप लड़ने आइए, लड़ने आएंगे तो उस जगह पर लड़ना पड़ेगा। उस जगह में लड़ने के अभ्यस्त हैं नहीं आप, वहां तो मराठी लड़ने में अभ्यस्त हैं। तो इनके उदय का एक कारण ये भी है। दूसरा कारण जो है वर्षा, यहां पर अगर हम क्षेत्र देखें तो भौगोलिक स्थिति में अगर हम पर्यावरणीय स्थिति की बात करते हैं, मानसूनी स्थिति की बात करते हैं, तो वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा की थोड़ी अल्पता तो यहां रहती ही है। कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो वर्षा की जो न्यूनता है उसकी वजह से वहां पर कुछ विशेष उपज जो है वो नहीं होती थी, उपज कम होती थी, और उपज कम होने के कारण ये धनहीन थे। धनहीन का मतलब यहां पर उस तरीके की संपदा नहीं थी जिस तरीके की संपदा सामान्यतः आपको उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल जाती थी लोगों के पास। और क्योंकि धनहीनता थी इसलिए इनका जीवन बिल्कुल, इनका जो जीवन है वो बिल्कुल सरल होता था, सरल जीवन, सादा जीवन है एकदम। और सरल और सादा जीवन के कारण इनके अंदर जो है, या इनके लोगों के अंदर अगर हम कहें तो आत्मसंतुष्टि बहुत है, साथ ही साथ कठिनाइयों को सहने की सहन शक्ति नेचुरली इनके अंतर्गत है। बहुत कठिनाइयां अच्छी तरीके से झेलना ये जानते हैं, तो कठिनाइयां इनके पास में आएंगी तो ये उससे शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, बहुत सारी चीजें। इतिहासकार जे.एन. सरकार की अगर हम बात करें, जदुनाथ सरकार जिनको आप कहते हैं, तो कहते हैं कि प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास एकदम भर रखा था। साहस, सहिष्णुता, सादगी, राष्ट्रवादिता और जो भी सामाजिक एकता होनी चाहिए वो इनके अंदर कूट कूट कर प्रकृति ने ही भर दी थी। और इसी कारण से जो इनका जो बर्ताव है, इनका जो बिहेवियर है, वो आत्म अभिमान से भरा रहता था। और इसीलिए इनको तोड़ना या इन्हें हराना किसी भी शक्ति के लिए आसान नहीं होता था, चाहे वो विदेशी शक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स ही क्यों ना, आसान नहीं था। लेकिन लगातार आप चोट कर रहे हैं, लगातार चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अंततः नुकसान हो ही गया उसका। सामाजिक भेदभाव नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो मराठाओं की जो स्त्रियां हैं वो उनकी शक्ति और देशभक्ति में पूरी साझेदार हुआ करती थी, पूरी सहायक होती थी। और आपने अभी देखा, इसी वजह से यहां पर एक नाम आपको देखने को मिलता है, ताराबाई। और सिर्फ यहां पे ताराबाई नाम नहीं मिलता है, अब आप शिवाजी की माता का नाम ले लीजिए, जीजाबाई, आगे और स्त्रियां आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर शासन जो है केवल स्त्रियों के द्वारा चलाया जा रहा है या पुरुषों के द्वारा चलाया जा रहा है। मिलकर के स्त्रियों की दशा बिल्कुल कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव से परे है, देशभक्ति से भरी हुई है। इसके अलावा तीसरा जो हम कारण मान सकते हैं, वो तीसरा कारण जो 15th और 16th जो सेंचुरी है, 15वीं और 16वीं जो सदी थी, उसमें तमाम सारे जो धार्मिक रिफॉर्म्स हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, उन धार्मिक सुधार आंदोलन, ये धार्मिक सुधार आंदोलन उत्तर में भी हुए, लेकिन दक्षिण में जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उन्होंने दक्षिण भारत में स्थित जो अंधविश्वास है, जो छल कपट है, जो भी मतलब कह सकते हैं कि अंधापन है, रूढ़िवादिता जो है, उसके विरुद्ध जो है इस धार्मिक आंदोलन ने आवाज उठाई। और कई सारे धार्मिक योद्धा रिफॉर्मर्स के तौर पर वहां पर जाने गए। तुकाराम की बात कर लीजिए, रामदास की बात कर लीजिए, वामन पंडित की बात कर लीजिए, मुख्य तौर से एकनाथ जी की बात कर लीजिए। इन सब लोगों ने, इनके अंदर राष्ट्रीय भावना, जो मराठे थे इनके अंदर राष्ट्रीय भावना जो है वो भरी। इसके अलावा मराठी भाषा की बात कर लें तो मराठी भाषा भी सरल थी उनके जीवन में। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, मराठी जो भाषा है वो इन्हें एकता के सूत्र में बांधती थी। तो ये सब तमाम कारण थे जिसकी वजह से ये क्या थे,
ये एकता के सूत्र में बंधे थे, एकता के सूत्र में बंधे थे। और इन सब के कारण इनके अंदर जो है, जो आत्म अभिमान की जो भावना है वो सब सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान पर रहती थी, आत्म अभिमान। और आप देखेंगे कि भले ही ये आपस में लड़ते हुए आपको दिखाई दें, भले ही आपको आपस में एक स्थिति में लड़ते हुए दिखाई दें, लेकिन कोई भी विदेशी आक्रांता यदि आता था तो ये मराठा एक हो बैठते थे। तो जहां हम इनके उदय के कारण पढ़ रहे हैं, वहीं हमको यह भी समझना होगा कि इतने गुण होने के बावजूद भी क्या कारण थे कि भाई ये टूटे। तो इसके पीछे भी एक कारण है। मराठा राज्य एकता के सूत्र में बंधा तो है, लेकिन उसमें एक कमी भी थी। कमी यह थी कि महाराष्ट्र में जितने भी पॉजिटिव जो मैंने फीचर्स आपको बताए, जो भी गुण मैंने जो आपको बताए, ये संगठित नहीं थे। ये सारे एक साथ एक जगह पर नहीं होते थे। और मजे की बात यह है कि उस समय तक एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना है उसका विचार किसी के भी मन में नहीं आया था। क्योंकि अगर आप शिवाजी से पहले की बात करते हैं तो इनकी माता और पिता के पक्ष जो हैं, अगर हम पिता के पक्ष को भी लेकर के चलें तो उनमें में से आपको देखने को मिलता है कि वे कहीं ना कहीं मुगल राजाओं के सरदार के रूप में हैं, या फिर दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारतीय जो साम्राज्य थे उनके सामंतों के रूप में हैं। तो जब शिवाजी आते हैं तो शिवाजी ने ये जो कमी थी संगठित होने की, राष्ट्र के प्रति एक होने की, इस शक्ति को उन्होंने वहां पर इन्वॉल्व किया और शिवाजी ने ही इसको एक मूर्ति रूप दिया। और इन्हीं के प्रयासों से अगर हम देखें तो मराठा राष्ट्र एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में जो है वो पनपता है, बड़ा होता है और सामने आता है। लेकिन हम शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं आज, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है पूरा जो मराठा है उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत को जब हम पढ़ रहे होंगे। और उस समय मध्यकालीन भारत में जो जैसे मुगल हैं उसी के आसपास जो दूसरी शक्तियां हैं उनको हम लोग विशेष रूप से जब पढ़ रहे होंगे, जिसमें आप राजपूताना राज्य को लेते हैं, जिसमें आप मराठा साम्राज्य को लेते हैं, बंगाल अवध को लेते हैं, वहां जब हम चीजों को पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। लेकिन हमको इसको 18वीं शताब्दी से कनेक्ट करना है तो सीधे हमको चलना पड़ेगा शिवाजी के उत्तराधिकारियों की तरफ। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब शिवाजी तक हमने कहानी इसलिए आपको सुना दी कि आपको यह पता चले कि मराठों का संगठन जो है वो किस तरीके से हो रहा था। उसको संगठित करने का प्रथम प्रयास जो है वो मूल रूप से छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया जा रहा है। अब शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल सन 1680, 13 अप्रैल सन 1680 ये वो अशुभ दिन है जिस दिन शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी की मृत्यु हुई और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों की जो एकता थी उस पर कुछ चोट भी पहुंची। क्यों चोट पहुंची? क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार समझते हैं ना? उत्तराधिकार का युद्ध जो है ये प्रारंभ हुआ, यानी कि सक्सेसरशिप जो है वो किसको मिलनी चाहिए, इनके बाद कौन राज्य संभालेगा, उसको लेकर के थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ। और ये विवाद काफी लंबे समय तक चला। 3 पत्नियां हैं शिवाजी की, उसमें से 2 पत्नियों के 2 पुत्र हैं, संभाजी और राजाराम। शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी और राजाराम। सबसे पहले इन्हीं के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शिवाजी की इच्छा के अनुसार अगर हम देखें 21 अप्रैल 1680 को राजाराम को गद्दी पर बैठाया गया। 1680 में ही राजाराम जो है वो गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय बहुत ये छोटा था, 10 वर्ष की आयु का था। और इस अल्प आयु वाले व्यक्ति को जब
गद्दी पर बैठाया गया। रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक या कह सकते हैं इसको गद्दी पर बैठाया गया। तो दूसरा जो संभाजी हैं, जो कि उस समय पन्हाला के किले में कैद थे, वो संभाजी ने किलेदार को, जो किले की जो रक्षा कर रहा था, उस किलेदार की हत्या करी और मराठा सेना का जो सेनापति था हम्मीर राव मोहिते, उसको अपने पक्ष में मिला लिया। किन्होंने? संभाजी ने। हम्मीर राव मोहिते ये प्रधान सेनापति थे, इसको इन्होंने अपने पक्ष में किया और इसी की सहायता से हम कह सकते हैं ये प्रधान सेनापति, और इसी की सहायता से इन्होंने किलेदार की हत्या करवा करके गद्दी जो है वो प्राप्त कर ली, अपने पक्ष में इसको मिला लिया। राजा राम और उनकी माता जो है सोयराबाई, उनको कैद कर लिया गया। तो कौन कौन लोग कैद हो गए? कैद किसको किया इसने? कैद किया सोयराबाई और राजा राम, इन दोनों को इसने क्या कर लिया? कैद कर लिया। सोयराबाई अगर राजा राम की माता है तो इसका मतलब सोयराबाई जो है वो शिवाजी की एक और पत्नी का नाम है। ये नाम याद रखते चलिएगा, बाद में मैं मराठा वंशावली जो है वो आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जुलाई 1680 में ये जो संभाजी है, जुलाई 1680 में ये क्या बन गए? ये इन्होंने राज्य प्राप्त किया और राज्य प्राप्त करने के कुछ ही महीनों के पश्चात, तकरीबन जनवरी 1681 में इन्होंने रायगढ़ यहां पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो शिवाजी के बाद जो है गद्दी किसको मिल रही है? शिवाजी के बाद गद्दी जो है वो संभाजी को मिल रही है। पहले दी गई थी राजा राम को, लेकिन राजा राम से छीन करके ये गद्दी पर बैठ गया। रायगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया और तकरीबन 1681 से लेकर के 1689 तक, 1681 कह सकते हैं, 1680 कह सकते हैं, यहां से लेकर के 1689 तक जो है इनका शासन रहता है। ये शासनकाल किसका है? ये शासनकाल आपका संभाजी का है। संभाजी, बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? तो जो शुरुआती उत्तराधिकार का जो युद्ध है, उस उत्तराधिकार के युद्ध में शिवाजी के बेटे संभाजी और राजा राम के बीच में संभाजी जो है वो प्रधानता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। संभाजी योग्य तो थे लेकिन दूरदर्शी नहीं थे, अदूरदर्शी कहा जा सकता है इनको। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में औरंगजेब का बेटा जो है वो दक्षिण भारत में आया था और इनसे सहायता मांगने आया और तकरीबन 5-6 साल इनके पास रहा भी, लेकिन अकबर द्वितीय की इन्होंने जो सहायता करी वो सिर्फ शरण लेने में ही करी, उसकी राजनीतिक लाभ इन्होंने लेने का प्रयास नहीं किया। अगर लेने का प्रयास किया होता तो अकबर द्वितीय के माध्यम से वो किसी न किसी प्रकार से औरंगजेब को विवश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विवश नहीं किया। और फिर औरंगजेब ने एक बड़ी सेना जो है वो भेजी और भेज करके संभाजी और इनके एक प्रधान संरक्षक थे। संभाजी वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा राजनीति के ज्ञाता नहीं थे, तो कवि कलश नाम का एक इनका सलाहकार हुआ करता था। तो औरंगजेब ने 1689 में संभाजी और जो इसका या इनका सलाहकार जो था, जिसका नाम है कवि कलश, कन्नौज के थे ये कवि कलश, इनका जो है इन दोनों की हत्या कर दी और तमाम सारे जो मराठा थे उनको कैद कर लिया गया। मतलब बहुत सारे मराठाओं को मारा गया, कैद किया गया। संभाजी जो मराठा शक्ति के इस समय रिप्रेजेंटेटिव थे शिवाजी के बाद, और उनका प्रधान जो सहायक था, ये दोनों मारे गए। और इनके मारे जाने के पश्चात राजा राम के नेतृत्व में
फिर से एक बार मराठे संगठित हुए। अब आप कहेंगे कि सर अब वो मराठे संगठित हो रहे हैं इनकी हत्या के बाद ही, क्यों? क्योंकि राजा राम अपने राजा, जैसा भी मैंने कहा ना, मराठों के अंदर चाहे जैसी भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो अपने संगठन को बना के रखते हैं विरोधियों के प्रति। तो आपसी गृह युद्ध भले चल रहा हो, लेकिन कोई मुगल आकर के इनके घर में या इनके राज्य में उथल पुथल नहीं कर सकता। इसलिए अपने राजा की हत्या का बदला लेने के लिए, अच्छा संभाजी के समय में जो अष्टप्रधान बनाई गई थी शिवाजी के द्वारा, वो सब भी तितर बितर हो गई, लेकिन सब फिर से रीयूनाइट हुए और अपने राजा की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार हुए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगला जो कार्यक्रम आपको दिखेगा, ये दूसरे नंबर पर तो ये दिख रहे हैं शिवाजी के बाद में, या उत्तराधिकारियों पे इनका पहला स्थान है, और फिर अगला स्थान आपको यहां पर राजा राम का देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे। तो राजा राम के नेतृत्व में बदला लेने की भावना जो है वो शुरू हो रही है। तो ये कैसे जो है आगे कार्य कर रहा है, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके लिए राजा राम के बारे में पढ़ना होगा। आपने देखा कि राजा राम का पहला कार्यकाल ये 1680 में शुरू हो रहा था, लेकिन उसी 1680 में ही संभाजी ने जो है देखा कि उनको जो है हटा करके खुद शासन प्राप्त किया। तो अब राजा राम संभाजी की मृत्यु के पश्चात, यानी 89 जो है 1689 है, वहां से शासन शुरू करेंगे 1689 से, और तकरीबन 1700 यानी 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष जो है उस समय तक ये शासन कर पाएंगे। राजा राम बदला लेने का प्रयास करते हैं। गद्दी पर हालांकि शाहू जी को बैठना था। शाहू जी संभाजी का बेटे हैं। संभाजी समझ रहे हैं ना, ये अभी इनसे पहले जो राजा थे संभाजी, इनके बेटे थे शाहू। वो गद्दी पर बैठना, मतलब उनका बैठने का अधिकार एक तरीके से देखा जाए तो था, लेकिन शाहू जो है वो 7 वर्ष के थे। शाहू जो है उस समय कितने वर्ष के हैं? शाहू जी अल्पायु के थे, और पहले अल्पायु के राजा राम भी थे, इसीलिए इनको भी गद्दी नहीं मिली थी। तो अल्पायु के शाहू जी भी थे, 7 वर्ष के थे उस समय तकरीबन, और इसलिए इनकी जगह पर जो मराठा मंत्रीगण हैं उन्होंने राज्याभिषेक किया राजा राम का। और उस समय राजा राम की आयु जो है आप खुद ही बता सकते हैं कितने वर्ष होगी, 19 वर्ष ही होगी, क्योंकि 9 साल तक तो संभाजी ने शासन किया है। 10 साल के राजा राम थे तो गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया था, तो 9 साल मतलब 19 साल के हुए। लेकिन राजा राम जो है ये योग्य नहीं है जितना संभाजी योग्य थे। अब संभाजी योग्य थे लेकिन दूरदर्शी नहीं थे, राजा राम योग्य उतना ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं को ये शाहू जी के प्रतिनिधि के तौर पर मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि शाहू जी को ही आगे गद्दी मिलनी थी, लेकिन क्योंकि शाहू जी छोटे हैं तो इनकी जगह पर हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे थे, अपने आप को कभी गद्दी पर नहीं बैठाया इन्होंने। और इन्हीं के समय में औरंगजेब का एक दक्षिण का एक सूबेदार था, या सेनापति कह सकते हैं, जुल्फिकार खान, उसने रायगढ़ पर आक्रमण किया। किसने रायगढ़ पर आक्रमण किया? जुल्फिकार खान ने। ये सेनापति है किसका? औरंगजेब का, दक्षिण अभियान का। औरंगजेब के दक्षिण अभियान का ये सेनापति है, सेना का नेतृत्व कर रहा है। अब ये जब यहां पर आक्रमण करता है रायगढ़ में, तो यहां पर एक घटना घटित होती है, क्योंकि राजा राम योग्य नहीं है। अब राजा राम योग्य नहीं है, इसलिए राजा राम को विशालगढ़ भेज दिया जाता है। येरबाई या येरुबाई जो हैं उनके नेतृत्व में अगर देखा जाए। और इधर यहां जो रायगढ़ पर जब इसने आक्रमण किया तो येरुबाई हैं और जो तमाम दूसरे मराठा सरदार हैं, ये सब लोग जो हैं उस जुल्फिकार खान से 2-2, 4-4 हो रहे हैं, और जो राजा राम है वो विशालगढ़ में सुरक्षित भेज दिया गया है। हालांकि शायद ये हारता, ये जुल्फिकार हारता, लेकिन मराठों में से एक ने गद्दारी करी। सूर्या जी विपाल नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है गद्दारी करी, और विश्वासघात जब इसने किया तो 1689 में ही, 13 नवंबर 1689 में ही
ये युद्ध जो है वो मराठों के पक्ष से हट गया या उनके हाथ से निकल गया। येसुबाई जो हैं या येरुबाई जो हैं, येसुबाई हैं, उनका बेटा जो शाहू जी है वो, ये सब लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए। तमाम सारे जो मराठा सरदार हैं सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि गद्दारी हुई। तो येसुबाई गिरफ्तार कर लिए गए। येसुबाई, इनका बेटा जो शाहू जी है, जो अल्पायु का है, शाहू जी, ये गिरफ्तार कर लिए गए। और बहुत सारे जो मराठा सरदार थे ये सब लोग क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए, इनको कैद कर लिया गया। और राजा राम जो है, अब राजा राम का पीछा करते हुए सेना आगे बढ़ी। तो राजा राम कहां है? विशालगढ़ में। राजा राम जो है वो रायगढ़ और विशालगढ़ छोड़ करके ये जिंजी में जाकर के शरण ले लेता है। राजा राम कहां चला जाता है? राजा राम जो है वो जिंजी में शरण लेते हैं, जिंजी में। और मैंने आपको जिंजी दिखाया था इधर अभी, दक्षिण भारत में पूर्वी तट के पास, ये जिंजी, तंजौर के पास में। यहां पर आकर के ये, यहां से जो है आप देखिए, इन जगहों से ये भाग करके यहां आ गए, आक्रमण वहां हुआ था। तो आप, ये स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने जब यहां पर शरण ले ली तो ये एक तरीके से देखा जाए तो भागे ही, कोई विशेष काम इन्होंने नहीं किया। और इस तरीके से 1691 में जिंजी का घेराव कर लिया जुल्फिकार। रायगढ़ तो कब्जे में चला गया। जुल्फिकार ने क्या किया? इनका पीछा नहीं छोड़ा और जुल्फिकार ने 1691 में जिंजी का घेराव किया। हालांकि जिंजी का जो घेराव किया वो घेराव कोई तुरंत जो है फलदायी नहीं हुआ। तकरीबन 7-8 साल इसका घेराव इसको जो है करना पड़ा। और फिर ये जिंजी से भाग करके 1691 में घेरा हुआ और 1698 तक का समय ये रहा कि इनको घेरे ही रहे, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं मिली। बाद में 1698 में राजा राम जो है, राजा राम जिंजी से भाग करके सतारा आ गए। जिंजी से भाग करके कहां आ गए? जिंजी से सतारा आ गए। अब सतारा कोल्हापुर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, और सतारा को ही इन्होंने अपनी क्या कर दी, यहां पर इसको अपनी राजधानी बना ली। तो आप देख रहे हैं जब से गद्दी पर बैठे हैं, नेतृत्व करना था अपने भाई, अपने जो भाई थे उनकी हत्या का बदला लेना था, शंभू जी की हत्या का बदला लेना था। लेकिन ऐसा ना करके ये लगातार जो है ये भागते भागते, आप देखिए विशालगढ़ इनको भेजा गया, विशालगढ़ से जिंजी भेजा गया, जिंजी से ये फिर जो है सतारा आ गए, सतारा को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। और यही सतारा में ही 1700 में इनकी डेथ हो गई। यही सतारा सब में ही इनकी 1700 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आप देख लीजिए मैप में सतारा भी कहां है। ये है सतारा, ये देखिए सतारा दिखा है, ठीक है, ये सतारा है। क्लियर हो रही बात? अब राजधानी जो है वो कहां तक पहुंच गई है? सतारा तक पहुंच गई है। अब आगे हम देखेंगे ताराबाई के बारे में। राजा राम के बाद अगला नेतृत्व जो है हमको किसके रूप में देखने को मिलेगा? ताराबाई के रूप में नेतृत्व देखने को मिलेगा। अब ताराबाई की अगर हम बात करें तो 1700 से लेकर के 1707 के आसपास तक, 1700 से 1707 के आसपास तक इनका शासन देखने को मिलता है। और ये 1707 तक इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि फिर वही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर से एक बार उत्तराधिकार का युद्ध समक्ष खड़ा हो जाता है। इनका 4 साल का अल्पवयस्क पुत्र है शिवाजी द्वितीय। ताराबाई का 4 वर्ष का अल्पवयस्क पुत्र है, अल्पवयस्क पुत्र है जिसका नाम है शिवाजी। अब ये शिवाजी हैं तो ये शिवाजी द्वितीय हो जाएंगे, शिवाजी सेकंड। शिवाजी प्रथम तो वो हैं जिन्होंने मराठा
राज्य को एक मजबूत नींव दी थी। और ताराबाई ये शिवाजी राजा हैं, छत्रपति हैं, और इनकी संरक्षिका के तौर पर आप ये ताराबाई जो हैं ये शासन चलाती हैं 1707 तक। समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि कमजोर शासन यहां पर चला है। सतारा की बात कर लें, रायगढ़ की बात कर लें, सिंगड़ की बात कर लें, इन सब को मुगलों से इन्होंने छीना। इन्होंने क्या क्या चीजें प्राप्त करी? सतारा, रायगढ़, सिंगड़, ये सब जो है इन्होंने क्या किया? मुगलों से छीन लिया। मुगलों से छीनकर मराठा साम्राज्य में मिलाया, फिर से मिलाया। पहले भी था और फिर से मिला लिया इनसे लेकर के। और इसी समय आपने देखा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब जो है इसकी डेथ हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के पश्चात बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको। देखिए यहां पर, ये देखिए, येसुबाई, शाहू जी और मराठा दूसरे जो थे वो सब कैद कर लिए गए। तो शाहू जी पर बेसिकली फोकस कीजिए। शाहू जी जो है वो कैद कर लिए गए हैं औरंगजेब के समय में। तो बहादुर शाह ने इन्हीं शाहू जी को मुक्त कर दिया। इसने क्या किया? शाहू जी को मुक्त करके दक्षिण भेजा। ठीक है? और इसके पीछे इसका यही उद्देश्य था। वो जानता था कि ताराबाई वहां शासन कर रही हैं संरक्षिका के तौर पर शिवाजी के नाम से। तो गृह कलश जो है उसको बढ़ाया जाए, कलेश जो है उसको बढ़ाया जाए। तो गृह कलेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से शाहू जी को मुक्त किया गया था। शाहू जी जब यहां आए तो गृह युद्ध शुरू हो गया। हालांकि ताराबाई के नेतृत्व में मराठा सुदृढ़ हुआ था, लेकिन जब शाहू जी वापस आए, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो राजा राम भी शाहू जी का ही प्रतिनिधित्व करते थे, राजा राम जो थे। तो यहां पर वही बात हो गई कि शाहू जी जो है उनके पक्ष में जो है तमाम सारे मराठे जो हैं वो उन्हीं के पक्ष में आ गए। इधर ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र को ही छत्रपति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए ताराबाई और शाहू जी के मध्य में युद्ध हुआ, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा गया। और इस खेड़ा के युद्ध को, ये जो ताराबाई ने जो खेड़ा का युद्ध लड़ा है, ताराबाई और किसके बीच में हुआ? ये शाहू जी, इनके बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ। और इस खेड़ा के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो शाहू जी को विजय प्राप्त हुई। लेकिन शाहू जी को इस युद्ध में विजय जब प्राप्त हुई है तो इसमें एक नाम आपको याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ, इन्हीं की सहायता से शाहू जी युद्ध जीते। शाहू जी युद्ध जीते। और जब शाहू जी इनकी सहायता से जब युद्ध जीते तो 1708 में सतारा पर इनका क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब आप देखिए, हम बालाजी विश्वनाथ का नाम यहां पर लेकर के आ गए हैं और यहीं से अब पेशवाई जो है वो शुरू होने वाली है। इंगित कर रहा हूं मैं, अभी यहां पर शुरू नहीं हो रही लेकिन शुरू होने वाली है। शाहू जी की सहायता बालाजी ने की है, बालाजी विश्वनाथ ने, तो स्वाभाविक सी बात है कि शाहू जी इनको कुछ देने वाले हैं। तो शाहू जी इनको किस तरीके की चीज दे रहे हैं, क्या इनको पद मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा करें। तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को, जो यहां पर नाम हमने लिखा था बालाजी विश्वनाथ का, सेना करते नाम का एक पद बनाया। सेना करते, प्रधान सेनापति के तौर पर सेना करते नाम का एक पद बनाया। और ये सेना करते पद बना करके ये पद किसको दिया? बालाजी विश्वनाथ को।
ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने ये पद दे दिया। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि जो सतारा है वो 1708 में शाहू जी के पास में आ गया और 1749 तक ये शाहू जी के पास ही रहा। शाहू जी 1708 से लेकर के 1749 तक, यानी कि 1749 तक ये यहां पर रहते हैं। 1708 में इनका भी राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होकर के इन्होंने भी अपनी राजधानी जो है वो सतारा ही बनाई। अब यहां से जो है मराठा दो भागों में बट गए। इनके समय में अगर देखें तो मराठा जो है वो दो भागों में बट गए। ठीक है, यहां इन्हीं के समय में अगर हम देखें तो मराठा दो भागों में बट गए। कैसे बट गए, किस किस रूप में बट गए? अभी आपने देखा युद्ध, एक ताराबाई का एक पक्ष है युद्ध में और दूसरा पक्ष जो है वो शाहू जी का है। तो उत्तर वाला जो भाग है मराठा साम्राज्य का, जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसको आप सतारा कह रहे हैं, सतारा राज्य, एक तो उत्तर में डिवाइड हुआ और एक दक्षिण में। तो उत्तर में हुआ सतारा और मैंने मैप में आपको दिखाया है उत्तर में सतारा है। ये देखिए, ये ऊपर जो है सतारा है और ये नीचे जो है आपको कोल्हापुर दिख रहा है। तो एक राज्य जो आपको सतारा दिख रहा है और दूसरा राज्य जो आपको दक्षिण में कोल्हापुर का दिख रहा है। इन राज्यों में मराठा जो है वो विभाजित हो गए। ये वाला जो प्रांत है ये किसके अधीन है? ये शाहू जी के अधीन है। शाहू जी के अधीन, शाहू जी के अधीन मराठा राज्य सतारा में। और जो दक्षिण है, अब दक्षिण वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दक्षिण जो वाला जो हिस्सा है कोल्हापुर वाला जिसको बोल रहे हैं, कोल्हापुर, कोल्हापुर अभी अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस जगह पर सिचुएटेड है। इसमें शिवाजी द्वितीय, ताराबाई का जो बेटा है, शिवाजी सेकेंड, शिवाजी द्वितीय, ये आपको मालूम है ना, ताराबाई का बेटा है, ताराबाई का पुत्र, ये जो है शासन करता है। जरा देखिए, संरक्षिका है ताराबाई किसकी? शिवाजी द्वितीय की। तो यही जो शिवाजी द्वितीय हैं, ताराबाई हारे यानी कि शिवाजी द्वितीय हारे। तो शिवाजी द्वितीय जो है ये कोल्हापुर में, इनके अधीन एक शासन चल रहा है मराठों का, और उत्तर में सतारा में शाहू जी के अधीन जो है एक मराठा साम्राज्य चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो विभाजन हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये दो विभाजन हमको देखने को मिल रहे हैं। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात संभाजी द्वितीय जो है, शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय ये गद्दी पर बैठते हैं। तो आपको यहां पर एक नाम और याद रखना है, संभाजी द्वितीय। थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि प्रथम द्वितीय के नाम से शिवाजी प्रथम, शिवाजी द्वितीय, संभाजी प्रथम, संभाजी द्वितीय, ऐसे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। अभी एक मैप बनाऊंगा फैमिली का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां से क्या है। तो ये गद्दी पर बैठे सतारा की, ये राजा राम के दूसरे बेटे हैं। संभाजी जो हैं ये कौन है? राजा राम के दूसरे बेटे। ठीक है, तो राजा राम के जो दूसरे बेटे हैं ये दूसरी पत्नी से हैं, ताराबाई से नहीं है, ये दूसरी पत्नी से हैं। ये भी हमको यहां पर ध्यान रखना है। अब ये आपस में उत्तर और दक्षिण की जो सतारा और कोल्हापुर जो है, ये आपस में वर्चस्व को लेकर के हमेशा इनके युद्ध होते रहते थे। तो हमेशा आपको सतारा कोल्हापुर के वर्चस्व की लड़ाई जो है, वर्चस्व की लड़ाई आपको देखने को मिलती है कि वास्तविक रूप में मराठा जो है वो किसके साथ में है। लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई जो है वो धीरे धीरे 1731 के आसपास वारसा की संधि के साथ इसका अंत हो जाता है। दोनों के बीच में
इस लड़ाई का अंत जो है, कौन मराठास को लीड करेगा, इस बात का जो अंत है वो 1731 में, 1731 में वारना की संधि। इसको वारसा मत समझिएगा। तो वारना की जो संधि होती है, इस वारना की संधि में दोनों लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़नी है, आप उत्तर में रहिए, हम दक्षिण में रहेंगे। सतारा और कोल्हापुर को दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ही भाग जो हैं, ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो मराठा के अंतर्गत इनके इनके नेतृत्व में रहेंगे। इधर शाहू जी के नेतृत्व में, इधर संभाजी द्वितीय के नेतृत्व में रहेंगे। ये चीज स्वीकार कर ली गई। आगे चल करके ये जो स्वीकृति है ये फिर से युद्ध का कारण बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक नाम आप यहां देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद दिया है शाहू जी ने, यहीं पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि इन्हीं शाहू जी ने ही 1719 में, 1719 में इन्हीं शाहू जी ने ही बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने हमेशा इनकी सहायता करी, इसलिए बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा नियुक्त किया। और जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा नियुक्त हुए तो मराठा जो साम्राज्य है, जो सतारा के अधीन है या सतारा राज्य के अंतर्गत जो आता है, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया है और अपनी जो पेशवा की शक्ति है, ताकत जो है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया है। और यहीं से पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है। आगे चल करके यही पेशवा ही वास्तविक शासक के रूप में आ जाएंगे। अभी जो वास्तविक शासक आपको छत्रपति दिख रहा है, उसके प्रमुख जो सहायक के रूप में जो पेशवा आ रहे हैं, पेशवा वंशानुगत हो गए। एक पेशवा के बाद अब इनके परिवार, बालाजी विश्वनाथ के लोग जो है वो पेशवा के पद पर बैठेंगे और ये वास्तविक शासक के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज उत्तर में हो रही है। दक्षिण में क्या हो रहा है? अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय जो हैं, उनका बेटा राजा राम द्वितीय, उसे ताराबाई ने अब छत्रपति बनाया है। तो अभी आपने देखा यहां पर, अभी आपने देखा कि पहले शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय, ये वहां पर बैठ रहे हैं। लेकिन संभाजी द्वितीय के बाद अगर हम देखें तो राजा राम द्वितीय को यहां पर शिवाजी द्वितीय के जो पुत्र हैं, उनको, राजा राम द्वितीय को यहां पर गद्दी पर बैठाया जा रहा है। समझ में आ रही ना बात? फिर से जरा देख लो। शिवाजी द्वितीय, उसके बाद संभाजी द्वितीय, ये कोल्हापुर के शासक हैं। और संभाजी द्वितीय के बाद आपको इन्हीं शिवाजी द्वितीय के, ये जो यहां पर लिखे हैं, इन्हीं के बेटे जो है वो गद्दी पर बैठते हुए दिखाई देंगे। और उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा राजा राम द्वितीय। दक्षिण में शिवाजी सेकंड जो हैं के पुत्र राजा राम द्वितीय जो हैं, इनको गद्दी पर बैठाया गया। किसने बैठाया? वही ताराबाई नहीं। तो ताराबाई अभी भी हैं। ताराबाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रख रही हैं। शुरुआत से ही आप देखिए, अपने 4 साल के छोटे से बेटे के उत्तराधिकार को लेकर के अभी तक हैं ये। तो यहां पर इनको छत्रपति बनाया गया। तो दक्षिण में जो छत्रपति बने वो राजा राम द्वितीय हुए, और उत्तर में आप देख रहे हैं जो छत्रपति बने हुए हैं वो आपके साहू जी। और साहू जी ने अपनी वास्तविक शक्ति जो है वो बालाजी विश्वनाथ को दे दी है। तो एक तरीके से बालाजी विश्वनाथ और इधर जो है ये राजा राम द्वितीय हो गए। ऐसे समझिए आप इस चीज को। अब मामला थोड़ा आगे बढ़ा, इसी तरह कार्य चलता रहा और तकरीबन 1750 में बालाजी बाजीराव ने, 1750 में बालाजी बाजीराव इन्होंने क्या किया? राजा राम द्वितीय को हरा दिया। राजा राम जो द्वितीय हैं वो पराजित हो गए।
राजाराम सेकंड ये क्या हुए, पराजित हुए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सतारा की विजय हुई है कोल्हापुर के ऊपर। और ये युद्ध जो है जो समाप्त हुआ, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे संगोला की संधि कहा गया। इसे क्या कहा गया, संगोला की संधि। इनके बीच में, इनके और इनके बीच में संगोला की संधि हुई है, संगोला की संधि हुई। अब ये जो संगोला की संधि हुई है ना, ये महत्वपूर्ण है। अब ये जो उत्तर और दक्षिण का विवाद है अमूमन यहां से शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, पेशवा जो है वो अब मराठा संघ का वास्तविक प्रधान हो जाएगा। इस संधि के अनुसार मराठा शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं, मराठा संघ की बात कर रहे हैं, तो उत्तर और दक्षिण दोनों का मिला करके हो गया। तो ये क्या कहा गया कि पेशवा जो है मराठा संघ का पूरे मराठा संघ का, जैसे मराठा संघ का प्रधान जो होता था वो छत्रपति होता था, मराठों का जो प्रधान होते थे वो छत्रपति होते थे, लेकिन अब जो है पेशवा जो है मराठा संघ का प्रधान होगा। ठीक है, मतलब छत्रपति वाला काम खत्म, ये वास्तविक प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान। ठीक है, वास्तविक प्रधान जो है वो कौन होगा, ये यही रहेंगे, छत्रपति नहीं, पेशवा रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि छत्रपति का पद समाप्त हो गया है, पद मतलब छत्रपति बिल्कुल नाम मात्र के लिए। तो मराठा छत्रपति सतारा में नाम मात्र के शासक बन गए। दूसरा बात यहां पर यह हुआ, जो छत्रपति थे मराठा छत्रपति, वो जो है सतारा में नाम मात्र के क्या रह गए, शासक रह गए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनका शासन खत्म, इस संगोला की संधि। और उसके बाद तो पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये पहला भाग है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था दो भाग हमको देखने को मिलेंगे, एक छत्रपति के समय में और एक पेशवा के समय में। तो आपने देखा कि संगोला की संधि के बाद में छत्रपति का पद जो है वो नाम मात्र का रह गया, अब पेशवा जो है वो प्रधान हो गया। तो जो सेकंड फेज है मराठाओं का अब यहां से शुरू होगा। लेकिन इससे पहले कि मराठाओं का मैं सेकंड फेज आपके समक्ष रखूं, सबसे पहले मैं वंशावली के बारे में आपको बता देता हूं। मराठा वंशावली, मराठा छत्रपति जो हैं उनकी वंशावली किस तरीके से रही है, उनके बारे में आइए समझते हैं। स्वाभाविक सी बात है, शिवाजी से शुरू करेंगे, है ना, शिवाजी से शुरू होकर के आगे बढ़ेगी। अब इस वंशावली को ध्यान से समझिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहां पर शिवाजी से। कहां से शुरुआत करेंगे, शिवाजी से। यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये वंशावली अगर आपको समझ में आ गई तो क्लियर हो जाएगा कि मराठों में छत्रपति में किसके बाद कौन छत्रपति बनाए, कैसे बनाए। उसके बाद एक वंशावली हम लोग बाद में पेशवाओं की भी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पेशवा ही जो है प्रधान हो गए हैं, आपने देखा। तो पेशवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है शिवाजी के बारे में पढ़ते। अच्छा, शिवाजी से पहले आप देखते हैं शाहजी भोसले और जीजाबाई। भाई इनके पिता कौन है, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले और जीजाबाई। इनके बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, लेकिन उनके बाद आप देखेंगे शिवाजी। और शिवाजी जो है 1627 से लेकर के 1680 तक आपने देखा कि इनका शासनकाल है। 1627 से लेकर के 1680, और 1680 में आपने देखा कि 13 अप्रैल को इनकी डेथ हुई। ये हो गए प्रथम छत्रपति। ये कौन हो गए, ये हो गए आपके प्रथम छत्रपति, पहला नंबर एक लिख दे रहा हूं मैं इस पर, ठीक है। अब शिवाजी के बाद अगर हम देखें तो शिवाजी की 3 पत्नियां हैं, साईबाई निम्बलाकर, सेराबाई और पुतलीबाई। 3 पत्नियों में से पहला नाम मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, साईबाई
निम्बलाकर, निम्बालकर या निम्बलाकर, जो भी। ये पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी कौन है? सेराबाई। दूसरी पत्नी का नाम आपको मैं बता रहा था, सेराबाई। आपने सेराबाई का नाम आज के सेशन में जरूर सुना होगा। और तीसरी पत्नी जो है वो है पुतलीबाई, पुतलीबाई। ये जो है आपकी तीसरी पत्नी है। और ये जो है सती हो गई थी, सती हो गई थी किसके बाद? शिवाजी की मृत्यु के बाद ये सती हो गई थी। तो इनको तो आप समाप्त करिए। इन दोनों से आगे का इतिहास चलेगा। कैसे चलेगा? साईबाई निम्बालकर के जो बेटे हैं, यानी शिवाजी के ही बेटे हैं, लेकिन साईबाई से जो बेटे हैं उनका नाम है शंभाजी। उनका नाम क्या है? शंभाजी। इनके पुत्र जो हैं वो हैं शंभाजी। और आपने याद करना चाहिए कि शंभाजी थे जो राजा राम को गद्दी से हटा करके 1680 में गद्दी पर बैठे थे, है ना। 1680 से लेकर के 89 तक इन्होंने शासन किया था। तो ये हो गए दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर यानी कि शिवाजी के बाद जो गद्दी पर बैठ रहे हैं वो कौन है? वो आपके संभाजी हैं। पूरी वंशावली समझ लीजिएगा ध्यान से, जिससे कि आपको सारी चीजें स्पष्ट रहें। इसके बाद अगर आप देखोगे तो उधर सेराबाई जो है, सेराबाई, इनके बेटे जो हैं उनका नाम है राजा राम। उनका नाम क्या है? राजा राम। पहले राजा राम ही गद्दी पर बैठे थे, शिवाजी इन्हीं को गद्दी पर बैठाना चाहते थे इन्हीं की इच्छा से, लेकिन ये 10 साल के थे, मैंने बताया था। तो इनके बाद 89 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1700 तक रहे। 1689 से लेकर के आपको मालूम है 1700 तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है। और ये कितने नंबर पे आ गए? तीसरे नंबर पर। ठीक है, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। कौन किसके बाद बन रहा है? इतिहास याद कर रहे हैं आप, मैंने बताया भी था इनके बारे में आपको। इसके बाद आप देखेंगे जो राजा राम है, ये जो राजा राम है इनकी पत्नी है, एक तो है ताराबाई। इन्हीं राजा राम की एक पत्नी है, इनका नाम है ताराबाई। तो आपने देखा था कि ताराबाई जो है अपने 4 साल के बेटे को लेकर के गद्दी पर बैठती है। ये ताराबाई के नाम के आगे मैं कोल्हापुर लिख दे रहा हूं, क्योंकि जो आप देखेंगे कि बाद में जब उत्तर और दक्षिण में विभाजन होगा तो कोल्हापुर और सतारा में विभाजित हो जाएगा। संभाजी जो है वो सतारा की तरफ है। तो यहां ताराबाई जो है वो गद्दी पर बैठ रही हैं और इनका जो बेटा है शिवाजी द्वितीय, क्या नाम है? इनका जो पुत्र है वो कौन है? शिवाजी सेकेंड। तो आपने देखा कि 1700 से लेकर 1707 तक तो ताराबाई का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। इधर शिवाजी द्वितीय जो है वो ताराबाई के बेटे हैं। ताराबाई के बेटे का मतलब राजा राम प्रथम जो है उनके बेटे हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो रही है, हाँ या नहीं? बताइए जल्दी से। इसी के नाम से लेकर के 1700 से 1707 तक इनकी माता जो है वो ताराबाई संरक्षिका के तौर पर रहती हैं। तो चौथे नंबर पर जिसका नाम आया वो कौन हो गए? वो आपके हो गए, ये 3 तक हो गए। चौथे नंबर पर शिवाजी द्वितीय आ गए। शिवाजी द्वितीय इसलिए क्योंकि शिवाजी प्रथम यहां पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी जो पत्नी है राजसबाई है उसका नाम। एक तो आपको यहां पर ताराबाई दिख रही हैं और इन्हीं की दूसरी पत्नी है राजसबाई। राजसबाई ये भी कौन है? पत्नी है। ये पहली पत्नी, ये दूसरी पत्नी। राजसबाई से राजा राम को एक बेटा है जिसका नाम है शंभाजी द्वितीय। क्या नाम है? शंभाजी सेकेंड। और जरा याद करिए, ये संभाजी सेकंड का नाम मैंने यहां पर लिखा था, संभाजी सेकंड का नाम लिखा था ना मैंने यहां पर कहीं पे। तो वो जो संभाजी सेकंड नाम लिखा गया था वो यही है, ये लिखा है, ये संभाजी सेकंड, ये संभाजी द्वितीय, ये नाम।
शिवाजी द्वितीय के बाद। ठीक है, तो ये वंशावली में इस जगह पर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी द्वितीय के बाद ये शिवाजी द्वितीय, ये संभाजी द्वितीय। तो 5वें नंबर पे किसका नाम आ गया आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर 5वां नाम आपको याद रखना है संभाजी द्वितीय का। समझ में आ रही बात। और ये सब कोल्हापुर के साइड में हम लोग चले गए। उसके बाद आपने देखा कि राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय कौन है? अभी लास्ट में मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, राजा राम द्वितीय शिवाजी द्वितीय के बेटे हैं। इनको भी ताराबाई ने ही गद्दी दी थी। ये देखिए, राजा राम द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के बेटे राजा राम द्वितीय, गद्दी मिली थी ताराबाई के कारण। ठीक है, तो इनका नाम हम यहां पर लिख दें अब राजा राम। ये राजा राम प्रथम है और ये है राजा राम द्वितीय। ये कौन है? राजा राम सेकंड। संभाजी सेकंड समझ में आए? संभाजी सेकंड 1707 से 49 तक, 1707 से 49 तक ही रहेंगे। और राजा राम जो सेकंड है ये 1749 से लेकर के 1777 के आसपास तक ये गद्दी पर रहेंगे, 77 के आसपास तक, 1749 से लेकर के 77 के आसपास तक ये राजा राम द्वितीय रहेंगे। और इन्हीं के समय में आपने देखा कि यहां पर राजा राम द्वितीय ने बालाजी विश्वनाथ से युद्ध किया और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जो है आगे ये आप इनको 6वें नंबर पर लिख लीजिए, इनको आप 6वां स्थान दे दीजिए। ये 6वें छत्रपति हो गए। तो पहले छत्रपति शिवाजी, फिर संभाजी, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय के बाद राजा राम द्वितीय। लेकिन यहां राजा राम प्रथम से लेकर के राजा राम द्वितीय तक ये वाला जो इलाका है ये आपका कोल्हापुर का है। और ये जो संभाजी हैं इनका इलाका जो है वो सतारा की तरफ था। ये मैंने आपको बताया था। तो ये पूरी वंशावली है जो छत्रपति की वंशावली के रूप में दिखती है। और इसके बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंटली आप जो है वो जो मराठा जो पेशवा हैं, पेशवा शासन जो है यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो आगे पेशवाई आपको देखने को मिलेगी। तो बालाजी विश्वनाथ और उसके बाद कौन कौन से पेशवा आए इनके बारे में हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको नक्शा दिखाया, ये नक्शा भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और उम्मीद करता हूं अब ये मराठों का उदय अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। अभी हम पेशवाओं के समय में चीजों को पढ़ेंगे और फिर पेशवाओं के उदय के साथ साथ ये क्योंकि 18वीं शताब्दी में उदय इसी प्रकार से हो रहा है और 18वीं शताब्दी की चीजें ही हम पढ़ रहे हैं। तो आगे चल करके आपको आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलेंगे। उन आंग्ल मराठा युद्धों के पश्चात कैसे विलय हुआ, अंग्रेजों ने कैसे इन पर अधिकार किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे लास्ट में। तो आज का ये जो सेशन है ये यहीं तक रखते हैं। आप इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से प्राप्त कर सकते हैं, विरत दुबे 01, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर या फेसबुक पर, दोनों पर मैं इसी नाम से मिलता हूं, विरत दुबे 01 के नाम से। आशा करता हूं कि आज जो मराठों का वंशानुक्रम मैंने आपको पढ़ाया है ये मराठों का प्रथम भाग है। मराठों का जो द्वितीय भाग है इसको हम लोग कल कवर करेंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।